नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अगला बिंदु शब्द विचार। शब्द विचार में हम आज पढ़ेंगे शब्द का अर्थ, शब्द की उत्पत्ति के आधार पर उनके भेद और शब्द की रचना के आधार पर उनके भेद। इस तरह से हम सबसे पहले चलते हैं शब्द क्या होता है। शब्द वह इकाई होती है भाषा की जो एक या एक से अधिक वर्णों को मिलाकर, एक वर्ण से तो वैसे कोई शब्द बनता ही नहीं है, वर्ण हमेशा अधिकतर निरर्थक होते हैं, लेकिन शब्द हमेशा सार्थक होने चाहिए। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो इकाई बनती है वह शब्द कहलाते हैं और शब्दों से ही हम वाक्य प्रयोग करते हैं। लेकिन शब्द का सार्थक होना अति आवश्यक है। यदि वह वर्ण मिलकर आपस में सार्थक शब्द की पुष्टि नहीं करते हैं तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है खरगोश, भाग। अगर हम यहाँ इनको गया, इसको हम उल्टा सीधा कर देते हैं, र गो श ख, तो कुछ बना क्या यहाँ पे? कुछ नहीं बना। इसका मतलब क्या है कि निरर्थक वर्णों से बने हुए शब्द शब्द नहीं कहलाते। इसी तरह भाग का ग, भा करा, तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये भी निरर्थक हो गया। तो वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक क्रम शब्द में होना अति आवश्यक है, तभी हम सार्थक शब्द को बना सकते हैं या उससे वाक्य में प्रयोग ले सकते हैं। आगे मैं चलती हूँ, थोड़ी सी जानकारी हिंदी के साथ साथ संस्कृत, क्योंकि संस्कृत क्या है, जगत जननी भाषा कही जाती है। सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है और इसी श्रृंखला में हमारी हिंदी भाषा की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा से ही। तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा कैसे बनी, कब, कहाँ से होती हुई आई, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि संस्कृत में है वैदिक संस्कृत सबसे पहले, फिर उसके बाद आई लौकिक संस्कृत, उसके बाद आई पाली भाषा, फिर आई प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश और फिर शौरसेन, और अपभ्रंश शौरसेन का ही रूप है हिंदी। जितने भी काव्य हिंदी में, महाकाव्य, लेख वगैरह जो लिखे जा रहे हैं, सब अपभ्रंश शौरसेन का ही रूप है। अब हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर मैं दो प्रकार का बता रही हूँ, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी कहाँ से शब्द आए हैं और कैसे प्रयोग हो रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के यहाँ पर मैंने 5 प्रकार लिखे हैं, 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी या विदेशज शब्द और पांचवा है संकर शब्द। एक एक के बारे में हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है तत्सम शब्द। तो तत्सम और तद्भव को अगर हम अलग अलग पहचान लेंगे तो आसानी से ये पता लग जाएगा कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। इसके मैंने यहाँ पे 4-5 बिंदु लिखे हैं। यदि इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हैं तो आसानी से हम तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर कर सकते हैं। तत्सम शब्दों में क्या होता है, अधिकांशतः संयुक्ताक्षर युक्त शब्द होते हैं। संयुक्ताक्षर मैंने आपको वर्ण विचार में पढ़ाया था कि क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अगर इनसे युक्त कोई शब्द होगा हमारे पास तो वो होगा तत्सम। जैसे मैंने यहाँ लिखा श्रेष्ठ, तो ये श्रेष्ठ क्या है? परिश्रम। क्षय, क्रिया, तो ये सब क्या है? ये सब संयुक्ताक्षर से युक्त शब्द हैं और इसीलिए ये सब क्या है? तत्सम शब्दों में आते हैं। इसी प्रकार संयुक्ताक्षर और भी हो सकते हैं, जैसे ओष्ठ। ओष्ठ का तद्भव क्या होगा? होठ। तो ये क्या है? तत्सम और ये होठ तद्भव। ये तत्सम क्यों है? क्योंकि इसमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आम्र, ये इसमें चलेंगे हम आगे, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि इन शब्दों का कोई अंत नहीं है, बहुत सारे होते हैं। हिंदी भाषा में तत्सम और तद्भव शब्द काफी सारे होते हैं।
आगे बोलने और लिखने की दृष्टि से कठिन, जो शब्द हमें बोलने और लिखने की दृष्टि से थोड़े से कठिन महसूस हो तो वो कौन से शब्द होंगे, वे भी तत्सम शब्द होंगे। फिर है अनुस्वार युक्त, अनुस्वार युक्त जो शब्द होंगे वे भी तत्सम शब्द होंगे। और एक सीधी सी परिभाषा थी, मैं पहले बोलना भूल गई कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही हिंदी में प्रयोग लिए गए हैं। तो संस्कृत से जो शब्द आए वो तो हम जानते ही हैं कि थोड़े से बोलने लिखने की दृष्टि से भी कठिन होंगे, संयुक्ताक्षर से युक्त भी होंगे, अनुस्वार से युक्त भी होंगे। अनुस्वार के बाद हम क्या करते हैं आजकल, चंद्र बिंदु लगाने लगे। ये चंद्र बिंदु अनुस्वार के स्थान पर लगने लगा है, ये बाद में लगा है, शुरू में ये किसी भाषा में नहीं था। तो जहां पर हम चंद्र बिंदु युक्त कोई शब्द देखते हैं तो वो भी शब्द कौन सा होगा, तद्भव शब्द होगा। ध्यान रखना, अनुस्वार युक्त तत्सम और चंद्र बिंदु युक्त शब्द होगा तद्भव शब्द। अगला है री और र की मात्रा से युक्त या उनके रूपों से युक्त। जैसे मैं यहाँ पर री की मात्रा के जो भी शब्द बनते हैं वो अधिकांशतः तत्सम में होते हैं। यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, पितृ, गृह, इसको हम बोलते हैं पिता, इसको बोलते हैं घर। तो ये तो हो गए तद्भव और ये हो गए तत्सम। इसी प्रकार र की मात्राएं, र की के रूप और र की मात्राओं के बारे में बात करूं तो जैसे ये मैंने यहाँ पर लगाया आम्र, आम्र हो गया और ये हो गया तत्सम और इसका तद्भव हो गया आम। प्रथम, प्रथम का तद्भव क्या हो गया, पहला। ठीक, तो इस तरह से आगे रह के और भी रूप हैं, जैसे ऊपर वाली र की मात्रा कर्म, कार्य, तो ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। इसी प्रकार एक और होती है ये वाली र की मात्रा, जैसे उष्ट्र में लगती है, तो ये तत्सम। तो इन मात्राओं से युक्त शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं और चंद्र बिंदु से युक्त शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला है ड़ और ड़ युक्त शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ड़ और ड़ की भी बात करूं तो ये भी हमारी हिंदी की वर्णमाला में शुरू से नहीं थे, ये बाद में आए हैं और ये बाद में आकर जुड़े हैं। तो जहां पर भी आप इनसे युक्त कोई शब्द देखें, पढ़ें, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वे शब्द तद्भव है, क्योंकि ये शुरू से थे ही नहीं, ये तो बाद में आए और बाद में आने वाले शब्द सब क्या कहलाते हैं, तद्भव। पढ़ना, पेड़, इस तरह के शब्द अगर देखें हम तो वो क्या है, तद्भव शब्द हैं। आगे हम चलते हैं विदेशी शब्द पर, देशज शब्द पर। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय लोगों द्वारा बोलचाल में काम आते आते भाषा में उन्होंने स्थान बना लिया है और भाषा में बोलने और लिखे जाने लगे हैं, वे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। देशज शब्द देश में उत्पन्न होने वाले, देश प्लस ज यानी देश में उत्पन्न होने वाले शब्द जो स्थानीय लोगों की भाषा से निकले हैं और हिंदी भाषा में उन्होंने अपना स्थान बना लिया है, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। और ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं, गड़बड़, हड़बड़ाहट, झोला, रोटी, लोटा, ये सब शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं। ये कहीं पर किसी शब्दकोश में नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे बोलचाल की भाषा से होते होते हिंदी भाषा में इन्होंने अपना स्थान बना लिया है। अब बात करते हैं विदेशी शब्दों की। तो विदेशी या विदेशज शब्द जो है वे क्या हैं, ये वे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से आकर हिंदी में मिल गए हैं। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द
विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। हम बहुत सारे शब्द ऐसे काम में लेते हैं जो हमारी भाषा के नहीं हैं, फिर भी हम उनको लिखते और बोलते पढ़ते हैं। जैसे टेलीफोन, रेलवे स्टेशन। पता है आपको रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं? ये इसलिए बोले जाने लगा क्योंकि ये आसान था। हिंदी भाषा में रेलवे स्टेशन को कहा जाता है लोह पथ गामिनी आवक जावक स्थल। तो इसका क्या है, वो बोलने में बहुत बड़ा था, इसलिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन बोले जाने लगा और लिखा जाने लगा। ये शब्द इसीलिए आए हैं कि जो इनका हिंदी रूप है वो थोड़ा कठिन है बोलने के माध्यम हिसाब से, इसलिए ये धीरे धीरे हमारी भाषा में स्थान पा गए हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे उर्दू के भी काफी शब्द काम लेते हैं हम, जैसे बेशर्म, बेहया, बेइज्जती, लाइलाज। ये सब उर्दू भाषा से आए हैं। और इंग्लिश के तो हम और भी बहुत सारे शब्द काम लेते हैं, कार, बस, ये भी यूएस बस, ये भी इंग्लिश का ही है। बाइसिकल, बहुत सारे ग्रामीण व्यक्ति भी बाइसिकल बोलते हैं, जबकि बाइसिकल इंग्लिश का शब्द है। इसी तरह से फारसी के, जापान के, चीन के बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे हैं विदेशी शब्द। जैसे संतरा, चाय, चीनी, ये सब हमारी भाषा के शब्द नहीं हैं। आगे मैं चलती हूँ। संकर। संकर का मतलब क्या होता है? संकर का मतलब होता है अलग अलग चीजों का मिश्रण। यहाँ पर संकर भाषा के शब्द कहलाएंगे अलग अलग भाषाओं के, यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर कोई शब्द बना रहे हैं, वे होते हैं संकर शब्द। संकर, एक भाषा अलग और दूसरी भाषा अलग। भाषा प्लस भाषा से आप समझ जाइए। जैसे मैं यहाँ लिखा रेल प्लस गाड़ी, तो रेल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी क्या है? हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार मैं लिखूं वर्षगांठ, तो वर्ष क्या है? वर्षगांठ। वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है। इस तरह के शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से निकलकर आए हैं और यहाँ पर एक हो गए हैं, वो कहलाते हैं संकर शब्द। जैसे अग्निबोट, बम ब्लास्ट, ये सब संकर शब्द हैं। आगे मैं चलती हूँ। रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। आप चाहें तो आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप साथ के साथ उतारते जाएं या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये आपके काम आएगी आगे। रचना के आधार पर पहला प्रकार है रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं? रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनमें एक विशेष अर्थ प्रधान होता है और उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्दों की पहचान है सार्थक खंड नहीं और विशेष अर्थ युक्त। विशेष अर्थ युक्त, ये 2 बातें हम रूढ़ के मामले में याद रखेंगे कि रूढ़ शब्द क्या हैं? जिनके सार्थक खंड भी नहीं होंगे और जो विशेष अर्थ से युक्त होंगे। जैसे वृक्ष, ऊंट, बेल, अधिकांशतः इसमें 2 वर्णों से मिले हुए शब्द आते हैं, वे शब्द कहलाते हैं रूढ़। अगर हम इनके खंड करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी प्रकार चलते हैं हम आगे। यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने हों। यौगिक शब्द वे जो 2 शब्दों से मिलकर बने हों। जैसे रसोई घर, रसोई प्लस घर अलग अलग शब्द हैं और इनके अर्थ यहीं पर आधारित हैं, यानी कोई विशेष अर्थ इनका नहीं है। इन्हीं शब्दों में से इनका अर्थ साफ साफ नजर आ जाएगा। पाठशाला, पाठ के लिए शाला यानी विद्यालय, पाठशाला, ये भी 2 अलग अलग।
मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना। ये भी दो अलग अलग शब्द मिलकर एक शब्द बना रहे हैं। इस तरह के सारे शब्द होंगे यौगिक शब्द। इसका तीसरा प्रकार है योग रूढ़। तो योग रूढ़ का मतलब होगा जहां रूढ़ भी होगा और यौगिक भी होगा, यानी वे यौगिक शब्द जो रूढ़ अर्थ में यानी विशेष अर्थ में काम में आते हैं वे कहलाते हैं योग रूढ़। इनकी मैं बात करूं तो जैसे मुरलीधर, हम सब जानते हैं कि हम श्री कृष्ण को कई बार क्या बोलते हैं, मुरलीधर। एक तरह से पर्यायवाची होते हैं दशानन। रावण को हम क्या बोलने लगते हैं, दशानन, रावण। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले कौन है, विष्णु। तो ये सब क्या है, ये योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ का मतलब कि जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं और एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक, तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए आज शब्द विचार पर कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।